Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। तो हम समझेंगे 15,000 करोड़ का एक बोनांजा देने वाली है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल अनसर्टेनिटी। साथ ही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो कि कम हो गया है 5% इन सितंबर। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द BRI at 10, some hits many misses. We'll understand this article in very detail. लास्टली हम बात करेंगे PMLA वर्डिक्ट के बारे में और साथ ही समझेंगे आखिर PMLA होता क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। देखिए, पहले आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि भाई जितने भी उसके एम्प्लॉय हैं, यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि उनको एक फाइनेंशियल बूस्ट देने के लिए और साथ ही जो इन्फ्लेशन है उससे निपटने के लिए एक फेस्टिव सीज़न और अपकमिंग असेंबली इलेक्शन के पहले अपने पेंशनर्स और एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर DA में एक बहुत बड़ा हिट देने वाली है। लगभग 4% का ये एक इम्प्रूवमेंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको दिया जा रहा है। कारण क्यों? देखिए, लगातार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या बाकी लोग हैं ये बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है और ऐसे में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो डियरनेस अलाउंस है इसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा ताकि जो व्यक्ति हैं ये इस तरीके की परेशानी से या इन्फ्लेशन से फ्री हो सकें। चलिए, तो क्या हमें बाकी सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, हम सीधा समझेंगे आखिर DA क्या होता है एंड व्हाट इज़ दिस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। चलिए, DA को अगर हम समझें कि क्या है, किस तरीके से ये कर्ब कर सकता है इन्फ्लेशन को, किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है और DA के टाइप्स क्या होते हैं हम समझते हैं। देखिए, डियरनेस अलाउंस एक एडिशनल अमाउंट होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा यहाँ पर पे किया जाता है। इस केस में हम बात करने वाले हैं किसकी? गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ की। दैट मीन्स गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट अदर देन द सैलरी अपने जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो पेंशनर्स हैं उनको पे करती है। ओके, क्यों यूजुअली दिया जाता है? देखिए, जो इन्फ्लेशन है ये लगातार बढ़ती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सपोज़ इस साल कोई चीज़ 10 रुपये की थी, ठीक है, इस साल आप 10 रुपये में कोई चीज़ को 4 चीज़ें खरीद सकते थे, अगले साल 10 रुपये में आप वही 2 चीज़ें खरीद पाएंगे। ऐसे में एक फिक्स्ड सैलरी के ऊपर DA यहाँ पर दिया जाता है ताकि जो भी इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर कर्ब किया जा सके। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे टैक्सेबिलिटी तो देखिए बिल्कुल DA टैक्सेबल होता है सारे सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए। तो ये कंपलसरी होता है टू डिक्लेयर द टैक्स लायबिलिटी कंसर्न DA व्हेन फाइलिंग द ITR। आगे अगर हम बात करें ये जो DA होता है ये क्या इसके कोई टाइप्स होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें बात करनी होगी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस और इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। दैट मीन्स हम बात करेंगे VDA और IDA के बारे में। VDA की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर एक रिवीजन किया जाता है प्रत्येक 6 महीने में, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं और उसके आधार पर इसको चेंज किया जाता है। मतलब जिस हिसाब से वेरिएबल्स देखने मिलेंगे उसी तरीके से ये यहाँ चेंज होता है। वहीं अगर हम IDA की बात करेंगे तो ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो कि अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है और इसको केवल और केवल क्वार्टरली यहाँ पर रिवाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ CPI। सो दिस इज द ओनली थिंग जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसे क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है और इसे 6 महीने के आधार पर चेंजेस किए जाते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं PLB के बारे में कि PLB क्या होता है, क्या ये बोनस है। सो इसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के नाम से जाना जाता है, राइट। ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं, इसके नाम से क्लियर है कि ये किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस के आधार पर जो इंसेंटिव्स या जो बोनसेस यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे यूजुअली गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगों को देती हैं ताकि वो उनको मोटिवेट कर सकें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और अच्छे से कार्य करने के लिए, इसी को हम यहाँ पर PLB बोलते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है डिजिटल अनसर्टेनिटी को लेकर। देखिए, रिसेंटली जो हमारी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये लगातार चेंज होती जा रही है। आप पब्लिक में देखेंगे, बिजनेस में देखेंगे, इनफैक्ट गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर AI। अब यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को देखिए, कहीं ना कहीं जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है। देखिए,
एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी होगी जब भी हम बात करते हैं डिजिटल अनसर्टेनिटी की। कॉग्निटिव वॉरफेयर, देखिए कॉग्निटिव वॉरफेयर को आज की डेट में इग्नोर किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस में। जहां कुछ चीज़ों के पॉजिटिव साइड्स आपको देखने मिलते हैं, वहीं कुछ चीज़ों के ऐसे साइड्स भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एक रैपिड ग्रोइंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। गवर्नमेंट यूज़ कर रही हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे में सारे लोग सफ़र भी कर रहे हैं। लाइक एक बिजनेस अगर प्ले कर रहा है कोई नेगेटिव चीज़, तो दूसरे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप सोसाइटीज़ और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो कि लगातार डिजिटल हो रही है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, और एक कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ मशीन इंटेलिजेंस, ह्यूमन कोडेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के थ्रू जब ये आगे बढ़ रही है, तो आप समझेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। लाइक कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, लाइक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में हमें समझना होगा कि किस तरीके से बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ हमें यहाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। बात अगर हम करें कॉग्निटिव वॉरफेयर के बारे में, तो देखिए एक नया तरीके का वॉरफेयर है जहां पर एक ट्रेडिशनल डोमेन्स जैसे मैरीटाइम, एयर या स्पेस के अलावा अब लड़ाई किस जगह पर हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है। बौद्धिक जीवियों की लड़ाई आप इसे बोल सकते हैं। कारण ताकि जो इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली गवर्नमेंट्स, इनको डीस्टेबलाइज कर देना। मैन्युपुलेट करिए मीडिया के थ्रू, एक ऐसी टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ करिए, डीप फेक्स के थ्रू गलत गलत वॉइस ओवर्स चले जाएंगे, इमेजेस को मैन्युपुलेट किया जा रहा है। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग विदाउट रीचेकिंग, विदाउट अवेयरनेस, व्हाट इज़ हैपनिंग, ह्यूमन आर बीइंग टारगेटेड ऑफ दीज काइंड ऑफ कॉग्निटिव वॉरफेयर्स। इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हमें देखने मिल रही है, और गवर्नमेंट्स लगातार इस मैनिपुलेशन के थ्रू बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से सफ़र कर रही है। ये तो हो गया गवर्नमेंट। किस तरीके से बिजनेसेस की बात करें, तो देखिए नंबर ऑफ ग्रोइंग कंपनीज, स्पेशली अगर आप एडवांस कंट्रीज की बात करेंगे, तो वो एन नंबर ऑफ अमाउंट को इन्वेस्ट कर रही है व्हेन इट कम्स टू एआई ड्रिवन रिस्क को कर्ब करने के लिए। देखिए मार्केट को मोनोपोलाइज किया जा रहा है, ठीक है, मोनोपोलाइज किया जा रहा है। एक्सप्लॉयटेबिलिटी आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। वहीं कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कि क्लाउड से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लोगों की, और एक पोटेंशियल लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से। आप देखिए कई बार आप कुछ सर्च करते हैं और आप बोलते हैं कि अरे मैंने तो देखो आज इससे इस बारे में बात करी और उसी के एड्स मुझे आने लगे। सो वाई ऑल दीज थिंग हैपनिंग, बिकॉज एवरी सिंगल डेटा इज बीइंग रिकॉर्डेड। और वहीं अगर हम डिजिटल अनसर्टेनिटी की बात करें तो इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जैसे जैसे एआई एडवांस होता जाएगा, उसके साथ जो कंसर्न्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एआई जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को यहाँ पर कम्पीट कर रहा है, उसकी पोटेंशियलिटी का हमें अंदाज़ा इसी बात से लगाना होगा कि उसकी इंट्यूटिविटी बहुत ज़्यादा है, एआई की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमें कंट्रोल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर चलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टेंशन क्रिएट होती जा रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अगर हम बात करें, कोल्ड वॉर के पीरियड की बात करें, तो लगातार हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर, कभी बायोलॉजिकल वेपन, कभी केमिकल वेपन्स, और अब अगर हम बात करें तो एआई जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को आपस में लड़वाने के लिए। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए आपको आर्टिकल में दिया है, इजराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट। एआई की पोटेंशियलिटी को देखिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, एक्सप्लॉइट किया गया है लोगों को हमस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। इजराइल इंटेलिजेंस यहाँ पर फेल हो गई। आप समझिए विश्व में बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है इजराइल इंटेलिजेंस, अगर हम बात करें वो तक फेल हो गई इस तरीके के जो एट्रीब्यूट्स थे, जो चैलेंजेस थे, उनको टैकल करने में। रिजल्ट इनटू मिस इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर फैली इजराइल के पूरे सिस्टम में, और गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ा। ओके चलिए, यहाँ पर हमने एक शब्द पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट। हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होती हैं और किस तरीके से ये एसेट्स जो हैं इनके अंदर और कौन कौन से फॉर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए इंटेंजिबल, हम अमूर्त संपत्तियों के बारे में बात करें, दैट मीन्स नॉन फिजिकल असेट जिनकी कोई फिजिकल सब्सटेंस मौजूद नहीं होता है, लाइक बट
इनकी वैल्यू होती है बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में। ये वैल्यूएबल होते हैं बिकॉज ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सकते हैं, जैसे जनरेटिव रेवेन्यूज़ या कॉस्ट को कम करने के लिए। इनटेंजिबल एसेट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रिसोर्सफुल होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, आप पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, इनको टच नहीं कर सकते, बट व्हाट इज हैपनिंग इन अ लॉन्ग रन, दे कैन प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन। अलॉन्ग विद दैट हम सॉफ्टवेयर्स की बात कर सकते हैं जिनके ऊपर कोडिंग की जाती है। वहीं हम कस्टमर रिलेशन की बात कर रहे हैं, कस्टमर की लिस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी है, सच अमेजिंग रिलेशन। तो आपको इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? नियर फ्यूचर में आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। ब्रांड वैल्यू, किसी भी कंपनी की अपनी एक ब्रांड वैल्यू, सपोज दे वांट टू दे वांट टू सोल्ड देयर एसेट, तो मैनी पीपल विल कम कि भाई इसकी तो ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सेम एज द फ्रेंचाइजीज राइट, हमें इसके कुछ एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हम बात करने वाले हैं फ्यूल एंड फूड प्राइजेस के बारे में। इन्फ्लेशन बैटल में देखिए एक और यहाँ पर हमें चीज़ें कुछ देखने के लिए मिल सकती हैं। कंज्यूमर इन्फ्लेशन की बात करें तो हमें एक तरीके का रिलीफ देखने मिला है, लगभग 5% का डिक्लाइन हमें देखने मिला है सितंबर के महीने में। अब ये जो डिक्लाइन है ये लगातार पिछले 15 महीनों से जो हमारा इन्फ्लेशन है जो 7.44% की दर से बढ़ा हुआ है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक राहत की सांस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली है। 5% इन्फ्लेशन रेट जैसे ही कम होगी, इंडिया वापस से एक टॉलरेंस कैटेगरी में आ गया। देखिए जो इंडिया की 2 से 6% की ये जो वैल्यू है इन्फ्लेशन की, ये इंडिया के लिए टॉलरेंट कैटेगरी है, विच मीन्स आरबीआई अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू यहाँ पर रिवाइज कर सकता है, इन्फ्लेशन को कर्ब कर सकता है। लेकिन ग्रेजुअली अगर ये 7.4% से ऊपर बढ़ती जाती तो इंडिया को बहुत ही बुरा इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल सकता था। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, क्या ऐसे रीजन रहे थे? तो आपको याद होगा फूड इन्फ्लेशन बढ़ा था, ठीक है, जुलाई अगस्त के महीने में बारिश की गड़बड़ाहट की वजह से, सेम यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से जो पल्सेस थे, फ्रूट्स थे, एग्स थे, शुगर थे, सीरियल्स थे, इनके जो प्राइस थे वो लगातार हमें बढ़ते हुए नज़र आ गए थे, क्योंकि हमारी रबी की क्रॉप्स यहाँ पर फेल हो गई थी, राइट। चलिए बात करते हैं कि आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेटिंग लेवल्स क्या होते हैं और सीपीआई के बारे में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, हर बार हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए, प्राइस को स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक टारगेट रेंज यहाँ पर तैयार करता है, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि क्या जो ये लगातार बढ़ता हुआ रेट है ये हमारी इकोनॉमी को डिसबैलेंस तो नहीं कर देगा। हर बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए आरबीआई यहाँ पर एक टारगेट सेट करता है और इसकी जो डिज़ायरेबल लेवल होता है ये होता है 4%। 2 से 6% में अगर हम चले जाएं तो वो टॉलरेंट कैटेगरी में है, और अगर हम इसके ऊपर चले जाएं दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कंडीशन हो जाती है जब आरबीआई शायद पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना चालू कर दे, और अगर ये पॉलिसीज़ जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, इंटरेस्ट रेट, जो इन सभी को अगर आरबीआई अप्लाई करती है और उसके बाद भी हम फेल हो जाते हैं, तो हमें एक चीज़ समझ में आ जाता है कि हम अपनी टॉलरेंट कैटेगरी से बाहर जा चुके हैं और अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल की बात है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी हम बात करेंगे इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जैसे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एटसेट्रा का यहाँ पर यूज़ करता है इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए। इसी तरीके से कई बार हम कुछ शब्द सुनते हैं लाइक सीपीआई, है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक एवरेज चेंज होता है। भाई आप और हम जो जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनको एक बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर रखा जाता है, और किस तरीके से ये जो वाइड रेंज ऑफ चीज़ें हैं जिनका आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके प्राइजेस में जो चेंज आते हैं उसको ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर तौला जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो सारी गुड्स और सर्विसेज पे इस्तेमाल किया जाता है, और एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो एक हाउस होल्ड है, एक जो कंज्यूमर है, वो अपनी डे टू डे यूज़ की चीज़ें जैसे फूड, क्लोथ, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, इनके लिए वो कितना खर्च अभी कर रहा है और पहले कितना खर्च करता था। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक बेस ईयर को लेकर चलते हैं, और ये बेस ईयर है 2011-12। फॉर एग्जाम्पल
अब कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा? मान लीजिए आप एक फलाना टॉप टी शर्ट, या फिर आपने मान के चलिए, हम फूड की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल होगा। 2011-12 में जब आप फूड को ख़रीदते थे, तब आपको 1 किलो चावल लेने के लिए आप 10 रुपये देते होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। बहुत कम बोल दिया मैंने, बट फिर भी समझ लीजिए। अब वहीं पर आप आज की डेट में अगर हम बात करें तो आप यही 1 किलो चावल देने के लिए 100 रुपये दे रहे हैं, विच मीन्स जो यहाँ पर अमाउंट है, ये देखिए आप कितना बढ़ गया है, ये 90 रुपये बढ़ चुका है। सो बेस ईयर के आधार पर वर्तमान ईयर में यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है कि किस तरीके से चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं। और ये जो भी चेंज आपके पास आएगा, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ बास्केट इन दी करेंट ईयर। तो करेंट ईयर में कॉस्ट कितनी हो गई? 100 रुपये डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ बास्केट इन दी बेस ईयर, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो ही आपके चेंजेस या वही आपका सीपीआई इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यूजुअली अगर हम बात करें तो सीपीआई को यहाँ पर कौन लागू करता है, कौन इसको मेजर करता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा यहाँ पब्लिश किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसी तरीके से मार्केट में एक और कैलकुलेशन हमें देखने मिलता है, विच इज़ दी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कोई भी जो प्राइजेज हैं गुड्स की, उनको होलसेल लेवल पर यहाँ पर मतलब बल्क में क्या चेंजेस इसके देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको देखने के लिए इसको रिलीज़ किया जाता है। WPI की बात करें तो जिस तरीके से CPI को यहाँ पर CSO के द्वारा लॉन्च किया जाता था, वहीं WPI को यहाँ पर मेजर और पब्लिश किया जाता है बाय द ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हम CSO की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, आप याद रखेंगे CPI यानी CSO। वहीं WPI को आप किस तरीके से याद रखेंगे? WPI इज़ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब देखिए गुड, यहाँ पर गुड्स जो हैं होलसेल लेवल पर, लाइक बल्क क्वांटिटीज़, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर्स के बीच में रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड प्रोडक्ट तक की हम बात यहाँ पर करते हैं। कैलकुलेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पर एक बेस ईयर लिया जाता है और एक करंट ईयर लिया जाता है। करेंटली अगर हम बात करें तो जो WPI के लिए बेस ईयर है वो फिर से 2011 और 12 यहाँ पर चुना गया है। जिस तरीके से इनमें चेंजेस देखने मिलेंगे उसी के आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारा इन्फ्लेशन किस तरीके से है, होलसेलर्स पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक कंज्यूमर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है BRI at 10, दैट मीन्स हम बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। बेल्ट रोड इनिशिएटिव विच इज़ दी BRI। चलिए समझ लेते हैं। थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मीटिंग यहाँ पर हुई है, बीजिंग में इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी की वजह से चाइना को जो एम्बिशियस बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सभी का ध्यान यहाँ पर जा चुका है। देखिए कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि BRI जो प्लान है चाइना का, जो वर्जन है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ऑफ द मार्शल प्लान, इसको बहुत अच्छा मानने लगे। कारण चाइना एक क्षेत्रीय पावर से ग्लोबल इन्फ्लुएंस बन गया बिकॉज ऑफ दिस। और इसी की वजह से आप देखेंगे चाइना की जो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ हम बोल सकते हैं। धीरे धीरे अगर हम बात करें, एक स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव आपको देखने मिला है, चाइना ने ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट बना लिए हैं, ट्रेड रूट्स यहाँ पर डेवलप कर लिए हैं और इसी की वजह से जो एक बहुत बड़ा ये थ्रेट क्रिएट कर देता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को। आगे अगर हम बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर और या हम AIIB की बात करें तो सब्सटेंशियल कैपिटल ऑफ $100 बिलियन वॉज सीन एज द मीन्स टू चाइना टू बेनिफिट फ्रॉम दी BRI। ऐसे में जो लोकल ट्रेड है या फिर अगर हम बात करें आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो ये चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें डायरेक्टली चर्चा करना है मार्शल प्लान के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था मार्शल प्लान। मार्शल प्लान को ऑफिशियली यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम बोला जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट अमेरिकन इनिशिएटिव है जो वेस्टर्न यूरोप को मदद करने के लिए शुरू किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। इसको नाम पे रखा गया, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी थे जॉर्ज C. मार्शल इनके नाम पर, जिन्होंने इस प्लान को यहाँ पर प्रपोज किया था 1947 में।
एक जो इकोनॉमिक टर्मोइल हमें देखने मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में, एक डिवास्टेटिंग जो कंडीशन थी उसको कर्व करने के लिए, उससे निपटने के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 टू के आउटकम्स को निपटने के लिए यहाँ पर मार्शल प्लान को लाया गया था। मार्शल प्लान की बात करें अगर हम आगे, तो ये फाइनेंशियल और मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था यूरोपियन नेशंस को बाय दी अमेरिका, ठीक है, ताकि जो यूरोप है इसको पोस्ट वॉर रिकवरी दी जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जा सके और पूरी की पूरी इकोनॉमी को यहाँ पर एक आप देखेंगे तो स्टेबलाइज फॉर्म में लेकर आया जा सके। सो मेजरली अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ना केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही थी, कम्युनिज्म को रोकने की यहाँ पर बात की जा रही थी जो कि कोल्ड वॉर के बाद से लगातार फैल रहा था, और साथ ही वेस्टर्न यूरोपियन डेमोक्रेसीज जो हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करने की बात यहाँ पर की गई। हालांकि मार्शल प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ही क्रूशियल रोल इसने प्ले किया। जब हम वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज़ को यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, 1952 तक अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ चुका था और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे। लगभग 16 कंट्री in the Western European participated in this Marshall Plan, including France, UK, West Germany, Italy and so on, और सभी इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लेकर गए थे। चलिए साथ ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और पॉइंट में, हमें पता है किस तरीके से न्यूज़ पढ़ी जाती है AIIB के बारे में। चलिए 25 दिसंबर 2015 को ऑफिशियली इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लगभग 57 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ ने इसको यहाँ पर साइन किया था और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करा गया। मिशन वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर क्रिएट करना, एशियन रीजन में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, पॉवर्टी को कम करना और रीजनल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इन सारे के सारे क्षेत्र में, इनफैक्ट एशियन रीजन में रीजनल कोऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। ओके, हम सारी कंट्रीज़, एशियन और नॉन एशियन कंट्रीज़, आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएगी। लगभग 100 से भी ज़्यादा मेंबर आपको दुनिया भर में इसके देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इट इज़ इन दी बीजिंग चाइना और इस्टेब्लिश हुआ था 25 दिसंबर 2015 को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। Can refer aspect of PMLA verdict to Constitution Bench if needed be Supreme Court। 3 जजेस की बेंच यहाँ पर एक बैठी हुई है जो बात कर रहा है PMLA विच इज़ दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। चलिए, क्या हमें आर्टिकल में नेसेसरी जाना है? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम सीधा मूव कर जाएंगे PMLA के ऊपर। चलिए, PMLA को समझने के पहले ये शब्द समझ लीजिए कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग देखिए एक प्रोसेस है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को यहाँ जनरेट किया जाता है विद दी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू, टेररिस्ट फंडिंग के थ्रू, और इसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक लेजिटिमेट सोर्स से लेकर आया गया है। ओके, इसीलिए यहाँ पर इसको कई बार डर्टी मनी भी बोल दिया जाता है या फिर इलेजिटिमेट मनी भी बोल दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चंस कम, इससे निपटने के लिए देखिए PMLA को लेकर आया गया। अब हुआ क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1988, ठीक है, बेसल सेटलमेंट प्रिंसिपल 1989, 40 रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग 1919 एंड पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1990। इन सब का रिस्पॉन्स था कि PMLA को इनेक्ट किया गया इंडिया में ड्यू टू द ग्लोबल कमिटमेंट ऑफ नन अदर देन बट द वियना कन्वेंशन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वियना कन्वेंशन के कारण इसको लेकर आया गया था ताकि इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एड्रेस किया जा सके। आगे अगर हम बात करें तो किस तरीके से इंडिया में देखने मिला, तो हमें ये एक्ट यहाँ पर रूल्स के आधार पर इस्टेब्लिश किए गए जो कि 1 जुलाई 2005 से हमें पिक्चर में देखने के लिए मिल गए। कारण क्या था?
क्रिमिनल लॉ इनेक्ट किए जाएंगे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रोका जा सके। और यहीं पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी सभी को एक ही पैरामीटर के अंदर लेकर आया गया। उद्देश्य क्या था? कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को, कॉन्फिस्केट करना ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ को जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। पनिशमेंट यहाँ पर देना मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, एक एजुकेटिंग अथॉरिटी या एपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनाना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को जल्दी से जल्द यहाँ पर सुलझाया जा सके। ऑब्लिगेशन लगाना बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इंटरमीडिएटरीज के ऊपर, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया जा सके। या इससे रिलेटेड कोई भी दूसरे इश्यूज़ हैं तो उसको भी टैकल करना पीएमएलए एक्ट के अंदर यहाँ पर रखा गया। इस एक्ट का एक बहुत ही क्लियर कट बात की गई है, एम्पावर किया गया है कुछ अथॉरिटीज़ को लेकर। किसको एम्पावर किया गया है? देखिए यहाँ पर परव्यू में लेकर आया गया है ईडी को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को, ओके, और इन सभी को इसके अंदर लाकर एक पावर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो डायरेक्टर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया FIUIND, इनको ईडी को पावर दे दिए गए हैं कि ये क्या कर सकते हैं, ये पीएमएलए की केसेस में काम कर सकते हैं। अगर हम ईडी की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर दी पीएमएलए। वहीं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज़ द सेंट्रल नेशनल एजेंसी है ये, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सस्पेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या एक्शन लिए जा सकते हैं उसको समझ लीजिए। पहले तो बोल रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और 3 साल से लेकर 7 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है। डिपेंड करता है किस तरीके का एक्ट है। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे एक्ट लाइक इंडिया IPC की बात करें, नार्कोटिक्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ट्रेडमार्क, वाइल्ड लाइफ, सबको यहाँ पर शामिल किया गया है। पार्ट बी ऑफेंसेस की अगर हम बात करें, इनको पार्ट ए की कैटेगरी में रखा गया है। बट यहाँ पर कोई भी चीज़ जिसमें 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी या संपत्ति को या फाइनेंशियल चीज़ों को मूव किया गया है उसको शामिल किया जाता है। अगेन पार्ट सी की बात करें तो इसके अंदर ट्रांस बॉर्डर या क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को लिया जाता है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से डील करती हैं। सो हेयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक हवाला, आप देखेंगे गैम्बलिंग, शैल कंपनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको इसका एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस पर्टिकुलर डिस्कशन का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। चलिए बात करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन के ऊपर। तो हियर आर 2 क्वेश्चन, वन इज रिलेटेड विद दी CPI एंड WPI और दूसरा क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है AI के बारे में। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, 150 वर्ड्स आपके पास लिमिट है, आप इनको लिखेंगे, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट। वील चेक, असिस्ट एंड एनालाइज कि आपको क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर आपका आंसर बहुत अच्छा होगा सो वी विल पिन इट ऑन आवर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.